नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हरदीप सिंह पुरी ने देश से झूठ बोला कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात 3 से 4 बार ही रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। 2008, my God, I said in 8 years I met him 3 or 4 times. अब अगर पवन खेड़ा का दावा सही है कि हरदीप सिंह पुरी ने 2014 में 9 बार मुलाकात की है एप्स्टीन से, तो हरदीप सिंह पुरी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, क्योंकि अगर इस्तीफा होना था तो प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें उसी दिन निकाल देना चाहिए था जिस दिन हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख है पवन खेड़ा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत रखे कि हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के रिश्ते बहुत गहरे हैं। कई सारी नई जानकारियां दी। कहा कि एप्स्टीन से मुलाकात 3 से 4 बार नहीं, बल्कि 2014 के साल में 9 बार हुई है। पवन खेड़ा का यह पोस्टर डरावना है। इसके अनुसार तो हरदीप सिंह पुरी 2014 में एप्स्टीन से ही मिलते जा रहे हैं। जून में 4 बार मिलते हैं, सितंबर में 3 बार मिलते हैं, अक्टूबर में 2 बार मिलते हैं। पवन खेड़ा का सवाल है, क्या हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश से झूठ बोला? हरदीप सिंह पुरी सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से एक साल में 9 बार क्यों मिल रहे हैं? 2014 से 2017 तक मिलते जा रहे हैं और 2014 में 9 बार मिलते हैं। क्यों हरदीप सिंह पुरी नीतियों की चर्चा एप्स्टीन से कर रहे हैं? ये सब सवालों के जवाब आ क्यों नहीं रहे? पवन खेड़ा का कहना है कि हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के बीच 62 बार ईमेल एक्सचेंज हुआ है। 62 बार। यह नई जानकारी है। पहले जानकारी थी कि 10 से 12 बार एक्सचेंज हुआ है। क्या हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन के इतने करीबी हो गए थे? अगर वो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से मिलकर भारत सरकार की, जो अभी अभी नई सरकार बनी थी, उसकी नीतियां डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आज सफाई देनी पड़ेगी। सफाई बाद में दीजिएगा, इस्तीफे के बाद। पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो बताना पड़ेगा साहब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस व्यक्ति का जो संसद के सामने साष्टांग करके आए 1 महीना 20 दिन पहले, 20 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन से मुलाकातें शुरू हो गई हरदीप पुरी की। क्यों? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वही सब कुछ उसी दौरान हो रहा है। कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार का कंट्रोल एप्स्टीन के हाथ में है। ये सामने आपके सर्कमस्टेंशियल से भी ज्यादा सबूत है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अब आप बताइए, भारत का केंद्रीय मंत्री एप्स्टीन से 9 बार मिल रहा है एक साल में, और भारत का मीडिया सवाल तक नहीं कर पा रहा है, वो भी एक ऐसे दरिंदे से संबंध को लेकर जिसने बच्चियों की तस्करी की, प्रभावशाली लोगों को सौंप दिया। पूरी दुनिया में उससे संबंध रखने से, मिलने भर से ही लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन हरदीप सिंह पुरी को बचाया जा रहा है। ऐसे केस में भी सरकार चुप है और गोदी मीडिया चुप है। यह इस देश में सवाल हो गया है कि अगर एप्स्टीन फाइल्स में राहुल गांधी या स्टालिन का नाम होता तो क्या होता? क्या यह सवाल होना भी चाहिए? हरदीप सिंह पुरी को लेकर क्यों नहीं सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक मीडिया क्यों चुप है? अभी तक प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं? कब एक्शन लेंगे? और सोर्सेज ने क्या कहा, यह सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं, उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े? प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप,
एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप? तो क्या आपको देश के बारे में कुछ भी पता है? क्या आपको पता है कि पिछले 60 साल में बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ किया है और भारत ने कितना? कभी बांग्लादेश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 5% हुआ करता था, 60 साल में बढ़कर अब 23% हो गया है। उन्हीं सालों में भारत में क्या हुआ? भारत में जीडीपी में 15% की हिस्सेदारी थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो अब घटकर 13% पर आ गई है। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2% कम हो गया, बांग्लादेश का बढ़ गया। क्या हम अब भी भारत की वास्तविकताओं के बारे में सही सही जानते हैं या अनजान बने रहने का नाटक कर रहे हैं? सरकार के प्रोपेगेंडा को सच मानकर आप कब तक भटकते रहेंगे? ये सारे आंकड़े डेटा फॉर इंडिया के हैं। इसका यही मतलब होता है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के नारे तो बहुत अच्छे गढ़े गए, मगर काम और नतीजा वैसा नहीं हुआ। क्या सरकार कभी सच बोलेगी? मीडिया सच दिखाएगा? वैसे 10 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस आपको मालूम है कितनी बढ़ी है? 150% बढ़ी है। मिडिल क्लास की क्या हालत हो गई होगी? आपने इस खबर के बारे में कहीं व्यापक रूप से चर्चा सुनी? हर परिवार से बच्चा प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है। मिंट लाइव में रिपोर्ट है, भारत में शिक्षा की महंगाई दर 8 से 12% है। लोग पढ़ाने में और टैक्स देने में ही कंगाल हुए जा रहे हैं। इसीलिए लोगों का ध्यान कई बार लगता है असली मुद्दों की तरफ ना जाए, जगह जगह हिंदू सम्मेलन कराए जा रहे हैं। आप सोचिए, नागरिक मुद्दों को लेकर सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। क्या लोगों को कोई तकलीफ नहीं? प्राइवेट स्कूलों की फीस अगर 150 से 170% बढ़ी है तो एक सवाल कम से कम उन टीचरों के लिए भी पूछ लीजिए जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्या उनकी तनख्वाह 150% बढ़ी है? नहीं बढ़ी होगी। फिर इस भारत में असली मुद्दों को लेकर चुप्पी क्यों है? इन हिंदू सम्मेलनों में कौन जा रहा है? अगली बार कोई हिंदू सम्मेलन के लिए बुलाने आए तो उनसे यह सवाल कीजिएगा, स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है? अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ गया है तो लोगों को नौकरियां किस सेक्टर में मिल रही हैं? किसी को पता है कि लोगों का संबंध धर्म से गहरा है? हर कोई जानता है। तो उन्हें धर्म के नाम पर भटकाते रहो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हो रहा है? कब तक आप मुसलमानों से नफरत के नाम पर बेवकूफ बनाए जाएंगे? यह रिपोर्ट क्विंट के आदित्य मेनन की है। पिछले साल दिसंबर में सनातन संस्था ने सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव किया। नई दिल्ली के इलाकों में इसके पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग लगी। इस कार्यक्रम में मांग की गई कि भारत के मुसलमानों को निकाल दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए और भाषण देकर आए। इस कार्यक्रम को लेकर क्विंट के आदित्य मेनन ने आरटीआई से जानकारी निकाली है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए 63 लाख रुपए दिए और इसी के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पहुंच गए, भाषण देकर आ गए। क्या आपको यह सब नहीं दिख रहा कि देश किस दिशा में जा रहा है? पढ़ाई महंगी छोड़िए, क्वालिटी घटिया हो रही है। गरीब लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर कर्जे में डूबे जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हो क्या रहा है? एआई समिट में ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के यांत्रिक कुकुर यानी रोबोडॉग को अपना बताकर प्रचार कर दिया। विवाद होने के बाद यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया। माफी जारी करते हुए यूनिवर्सिटी ने अपने ही प्रोफेसर पर अति उत्साहित होने का आरोप लगा दिया। लेकिन जिस एआई विभाग के स्टॉल पर चीन का बना रोबोट रखा गया, उस एआई लैब का उद्घाटन किसने किया? खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करके आए पिछले साल मई के महीने में। आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हाल देख लिया। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 10 से 16 लाख हो चुकी है 4 साल की, और नौकरी ढंग की मिल नहीं रही। डेटा भी नहीं आ रहा कि कितने लोग पढ़कर निकल रहे हैं, कितनों को नौकरी मिल रही है और उसकी सैलरी क्या है। सरकार भी नहीं बता रही कि एआई के कारण बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में कितनी छटनी हुई है, कितनी नौकरियां घट गई हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियां भी नहीं बता रही हैं। किसी प्रीमियर कॉलेज में मेडिकल की फीस सालाना 10 लाख है।
5 साल के हिसाब से 50 लाख हुई। अगर इसमें 6% की महंगाई दर के हिसाब से वृद्धि होती है तो 15 साल में यह 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में इन सब के बारे में लिखा है। इन खबरों के बीच से भारत को और अपने जीवन को देखा कीजिए, फिर हिंदू सम्मेलन में भी जाइएगा। एआई को लेकर सम्मेलन हो रहे हैं और यहां सरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में पड़ी है। ठीक से सोचिए, क्या वाकई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाने से कुछ बदल जाता है? यह है क्या चीज? इससे किसी को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्या इससे किसी का जीवन बदलता है? मौज मस्ती के लिए ठीक है, स्कूलों में पूछे जाने वाले सवालों के लिए ठीक है, लेकिन सरकार इसके लिए आयोजन कर रही है, अभियान चला रही है। जब सरकार इस तरह गंभीरता से करने लगे यह सब काम, तो समझना चाहिए कि वो जनता को तरह तरह से असलियत से दूर ले जा रही है। हिंदू सम्मेलन के नाम पर, शपथ में रिकॉर्ड बनाने के नाम पर सरकार प्रचार कर रही है कि उसके एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए 24 घंटे में 2.5 लाख छात्रों ने साइन अप किया। अब इन छात्रों ने खुद से किया या स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसरों ने, प्रिंसिपल ने उन पर दबाव डाला? अगर कर भी दिया तो इससे होगा क्या? इस इनिशिएटिव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लेने से छात्रों का क्या भला होगा? माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाने कितने ऐसे अभियान चले होंगे जिसमें शपथ दिलाई गई। उन शपथों का क्या हुआ? कुछ हुआ? कोई रिकॉर्ड है? कोई समीक्षा है? जिन छात्रों के भविष्य पर एआई का भूत मंडरा रहा है, उनसे किस बात की शपथ दिलवाई जा रही है? You remember what the minimum was? 5,000 exactly. And so, with a total of 250,946 India AI and Intel India, you are the Guinness World Records title. सब जानते हैं एआई कैसे काम करेगा, किसके हिसाब से काम करेगा, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, ये आम लोग तय नहीं करेंगे। उन छात्रों से तय नहीं होगा जिन्होंने शपथ पत्र पर दस्तखत किए हैं। कंपनियां तय करेंगी, देश तय कर रहे हैं। और शपथ किससे दिलाई जा रही है? आम छात्रों से। इसी समिट में कई देशों के प्रमुख आए हैं। क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को शपथ लेते देखा? आप भी सरकार से यह सवाल पूछिए और खुद से सवाल कीजिए कि यह एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन है क्या? खुद सरकार अपनी जवाबदेही नहीं बताती, स्वीकार नहीं करती। हरदीप सिंह पुरी को हटाने की जवाबदेही किसकी है? क्या पुरी की अपनी कोई जवाबदेही भी बनती है? 5 साल में सरकारी बैंकों ने मिनिमम डिपॉजिट के नाम पर आपकी जेब से 8,621 करोड़ निकाल लिए। 8,621 करोड़। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हीं के खाते में पैसे नहीं होंगे, मिनिमम डिपॉजिट से कम पैसे होंगे, लेकिन उनसे भी बैंकों ने पैसा ले लिया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोगों से सबसे ज्यादा जुर्माना लिया गया है। तो इन खबरों को ध्यान से देखा कीजिए, देखिए कि देश कहां जा रहा है और हरदीप सिंह पुरी को कैसे बचाया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।